जय हिंद दोस्तों। मोदी साहब वापस आ गए हैं और सुना है कि आने के साथ ही उन्होंने दिल्ली के फ्लड्स का हालचाल पूछ लिया है। वहीं भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर खास तौर से टेलीविज़न पर पूरी तरह बाढ़ आई हुई है। आपने बहुत सारे विजुअल देखे होंगे जिसमें सारे इंडियन टेलीविज़न मीडिया के रिपोर्टर्स पानी के अंदर उतर चुके हैं। उनमें से एक वीडियो ऐसा भी आया है जिसके अंदर रिपोर्टर नाले जैसी जगह पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है और सिविल के आम लोग वो सूखी रोड से वीडियो बना के और उनकी खिंचाई कर रहे हैं। ट्विटर इस समय भरा हुआ है। दिल्ली का फ्लड्स दरअसल तमाशा बन गया है, लेकिन हम दिल्ली के फ्लड्स की बात करने बिल्कुल भी नहीं आए। हम यहां पर बात करेंगे नरेंद्र मोदी के यूएई के विजिट में के बारे में। अब नरेंद्र मोदी साहब के विजिट की बारीकियों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में भारत की नज़दीकियां, दोस्ती, इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या है भाई कि इतना प्रेम और इतनी नज़दीकियां। जब से मोदी साहब आए हैं 5वां विजिट था, इंटरनेट पे है, मैं तो गिनती नहीं किया, इंटरनेट पे है, मैंने देखा, उसमें कहता है भाई 5th विजिट था इनका ये। तो ऐसा क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अगर आप माजी में जाएं, पास्ट में जाएं, तो अरुण जेटली ने बहुत अच्छी एक बात कही थी। मैंने उस चीज़ को कोशिश करा कि मैं इंटरनेट पर सर्च कर सकूं, मेरे को नहीं मिला, बट मेरे जहन में है, मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूं। उन्होंने 2014 में ये बात कही थी कि अब जमाना जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का है। और उन्होंने वो समझाने का प्रयास किया था। जो जियो पॉलिटिक्स खेलता है उसको उतनी कामयाबी नहीं मिलती है जितनी जियो इकोनॉमिक्स खेलने वाले को मिलती है। अगर आप आज की परिस्थिति देखें तो रशिया यूक्रेन में जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है, शिकस्त खा रहा है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, टेंशन है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कि बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे इन सेंस कि उनका नैरेटिव, उनका मौक़िफ़ बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। वहाँ पर ये जद्दोजहद है। और जो जियो इकोनॉमिक्स खेल रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और पूरा पश्चिमी तंत्र। तो ज़माना, जैसा अरुण जेटली ने 2014 में कहा था कि ज़माना है जियो इकोनॉमिक्स का। अब यूएई और भारत के संदर्भ को समझने का प्रयास करते हैं और इसके अंदर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान को काउंटर करने का क्या है ये प्लान और क्या है स्ट्रेटजी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 67 ऑनवर्ड्स और पूरे 70-80 के दशक में पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अरबों का अजीज बना रहा। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर स्टेशन थे। और इंटरनेट की बात समझें, विकिपीडिया की बात माने तो 70,000 पाकिस्तानी मूल के लोग सऊदी अरेबिया की फौज में नौकरी करते हैं। और 70 के दशक में इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ में बहुत सहयोग दिया। इन्होंने यमन के खिलाफ सऊदी अरेबिया की जो लड़ाई, यमन के साथ में लड़ाई अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। उसमें सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स को पायलट भी पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स ने किया था, उनकी जो जहाज़ों को। उनके इंजीनियर्स ने ब्रिजिंग और रोड नेटवर्क यमन के बॉर्डर के साथ उसको भी इम्प्रूव उन्होंने किया है। तो उन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान सऊदी अरेबिया की डिफेंस और रिलेटेड इश्यूज़ में रहा है। और वहीं सऊदी अरेबिया ने भी
पाकिस्तान के क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर डेवलपमेंट में सहयोग दिया है, काफ़ी पैसा दिया है। उसके एवज में जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद लड़ने के लिए अपनी सरजमीन फराहम करी, और ये एक दूसरा टॉपिक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी जगहों पर अपने फौजी रखे हुए थे। यूएई के अंदर वो आर्मर ट्रेनिंग देते थे और फौज की ट्रेनिंग देते थे। वहीं कुवैत में उनके सैनिक थे, कतर में उनके सैनिक थे, और एक ब्रिगेड जॉर्डन में था। और आपकी जानकारी के लिए, जनरल ज़ियाउल हक जब वो ब्रिगेडियर थे, जॉर्डन में थे अर्ली 70s में, उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर फायर किया था, जिसमें बहुत सारे फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। आप गूगल करें, आपको ये मिल जाएगा। तो ये पाकिस्तान का एक फुटप्रिंट मिडिल ईस्ट के ऊपर रहा है, और इसीलिए ओआईसी के अंदर और जो भी मुस्लिम संगठन हैं वहाँ पर, उधर हिंदुस्तान को दाखिला कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि पाकिस्तान की पकड़ वहाँ पर बहुत मजबूत थी। वो बात और है कि जैसा अजीत डोभाल ने अभी हाल ही में ये कहा कि हिंदुस्तान में इतना मुसलमान बसता है कि 33 मुसलमान कंट्रियों, मिडिल ईस्ट के अंदर 33 या जो भी उन्होंने कहा, इन मुसलमान कंट्रीज़ की पॉपुलेशन अगर मिला लें तो भारत में ज़्यादा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की बस्ती है और खुशहाल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्रोपेगेंडा पे मत जाइए। यहाँ पर जितने भी फ़िरके हैं मुसलमानों के, बहुत खुशहाल हैं, खुशी से रह रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने वालों बच्चे अव्वल जा रहे हैं, फ़ौज में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, फॉरेन सर्विस में, बिजनेस में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। सो दैट्स अंडरलाइन। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि नरेंद्र मोदी, और या मैं कहूँगा कि भारत यूएई के इतने नज़दीक कैसे आ रहा है, और उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, क्या जियो इकोनॉमिक्स है। अब हम सबको मालूम है कि दुनिया के अंदर तेल कम होता जा रहा है। यूएई के अंदर तो वैसे भी तेल के कुएं काफ़ी सारे सूख गए हैं, बहुत कम तेल प्रोड्यूस करता है यूएई, और यूएई का बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है। वहीं पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सीरियस है। यूएई अभी क्लाइमेट चेंज की जो यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उसको हेड कर रहा है, और उसका कुछ एक समिट भी शायद होने वाला है साल के दूसरे हिस्से में। और वहीं भारत है जो कि अपना फॉरेन रिजर्व बचा रहा है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को तलाश करके, और दूसरी एनर्जीज के सोर्सेस जैसे इथेनॉल, उसको पेट्रोल में, डीजल में मिक्स करके वो बहुत बचत कर रहा है। साथ ही साथ हम सोलर एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, विंड एनर्जी पर ध्यान दे रहे हैं, हाइड्रो पावर पर हमारा बहुत ज़बरदस्त फोकस है, जिससे कि होल इंटेंशन इज़ कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो। वासुदेव कुटुंबकम, तो हम पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा घर बर्बाद हो पॉल्यूशन के चलते, और हमारा जो पॉल्यूशन के अंदर योगदान है वो धीरे धीरे कम हो। तो उस तरफ हम अग्रसर हैं, हम बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, और हम अचीव भी कर रहे हैं। आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे पेट्रोल और डीजल के अंदर 20% इथेनॉल मिलने लग गया है, एंड उतनी हम बचत कर रहे हैं। खैर, हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, बट कहने का मतलब है कि हम ऑल्टरनेट एनर्जीज़ की तलाश में हैं, और उस पर हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। यानी कि अगले 50 साल के अंदर हमारी निर्भरता ऑयल के ऊपर कम हो जाएगी, और हम एक बहुत मेजर ऑयल इंपोर्टर हैं। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो इंडिया और चाइना बहुत बड़े ऑयल के इंपोर्टर हैं। इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस और कुदरत की देन है, और उस हिसाब से
हम ऑल्टरनेट एनर्जी के सोर्सेज को बहुत अच्छी तरह टैप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती अच्छी होती है, हम इथेनॉल बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास सूर्य देव की कृपा है, हमारे पास सूरज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास में पूरे तटवर्तीय क्षेत्र हैं, चाहे वो ईस्टर्न सी बोर्ड हो या वेस्टर्न सी बोर्ड हो। हम विंड एनर्जी को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। फर्क दिखने लग गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जोर है, हाइड्रोजन पावर ट्रक्स और हाइड्रोजन पावर लोकोमोटिव्स के ऊपर भी शोध चल रहा है। अभी हाल ही में ऑटो एक्सपो हुआ था और उसमें मैंने देखा कि कितने भारी भारी टनेज वाले ट्रक्स हाइड्रोजन के ऊपर चलने की तकनीक वो दस्तयाब हो चुकी है, मौजूद है और उसके ऊपर और काम चल रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बेस्ड हैवी ट्रक्स भारत के अंदर चलने लगेंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ इट हमारा जो डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, वो आने वाले समय में कम होने वाला है। तो ऐसे में अरब ममालिक को चिंता होनी लाजमी है। तो अरब मुल्कों को भी ये मालूम है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी या सबसे बड़ा पोटेंशियल इकोनॉमिक्स का वो भारत है। अगर भारत तुम्हारे साथ होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर भारत आपके साथ नहीं होगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी के चलते हमने ये देखा कि कैसे सऊदी अरेबिया, यूएई भारत के अंदर निवेश करने की होड़ में लगे हुए हैं और ये निवेश भारत में और ख़ास तौर से कश्मीर के अंदर होने वाला है और हम चाहते हैं कि वो हो। और इसीलिए नरेंद्र मोदी बार बार यूएई जा रहे हैं, इसीलिए हमारी नज़दीकियां सऊदी अरेबिया के साथ बढ़ रही हैं। इट इज़ म्यूचुअल, फ़ायदा अगर हमें है तो उन्हें भी है, दोनों को फ़ायदा है, विन विन सिचुएशन है। तो हम उनके पास जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ निवेश करेंगे। और अगर कश्मीर स्पेसिफिकली बात करें, अगर कश्मीर के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई का निवेश होगा तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो आतंकवादी घटनाएं वहाँ पर कर सके? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी अतिये पर निर्भर है, डोनेशन पर निर्भर है, खैरात पर निर्भर है। तो खैरात पाने वाले मुल्क आंखें नहीं दिखाया करते और आंख नहीं दिखा पाएंगे। उनको ये बहुत बड़ी चिंता उनको सताए जा रही है, उनको समझ में आ रहा है ये पूरा गेम प्लान। और इसी के तहत हम देखते हैं कि कैसे भारत यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ नज़दीकियां बढ़ा रहा है। अब इसके अंदर एक और फ्लिप है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान के फौजी सऊदी अरेबिया के अंदर थे और उनकी एक ये प्लेज थी कि मक्का मदीना की हिफाजत करने के लिए हम मुस्तैद हैं। वो शायद प्लेज अभी भी है और मेरे ख्याल से अभी इतने फौजी वहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रेजेंस है। दरअसल अगर 67 यौम किपुर वॉर, 71 और ये सब कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें, वो इज़राइल और अरब वर्ल्ड के बीच में हुआ, तो एक जिस तरीके से अरब आर्मीज़ की शिकस्त हुई, उनको घबराहट हो गई। उनको लगा कि भाई यहूदी हैं, ये कल ऐसा ना हो कि हम पर कब्जा ही कर लें, क्योंकि मिलिट्री पावर तो बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने इनको हायर कर लिया कि किराए पे फ़ौजी ले लिए कि भाई आप इस्लाम के नाम पर, यानी कि मक्का मदीना को बचाने के लिए आप यहाँ आ जाइए, तो इसी बहाने हमारी भी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, गल्फ वॉर हुआ, ये हुआ, वो हुआ और पूरा चेसबोर्ड जो है वो चेंज हो गया। इज़राइल उस तरीके से ख़तरा महसूस नहीं किया जाने लगा और चीज़ें बदल गई। भारत की दोस्ती इज़राइल के साथ में काफ़ी समय से थी और धीरे धीरे वो मजबूत हो रही थी। वहीं अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड लेके आया ट्रंप के टाइम में, और उस अब्राहम अकॉर्ड के बाद में जो तलखियाँ थीं अरब ममालिकों की, वो थोड़ी कम हुई और दोस्ताना संबंध बने। हिंदुस्तान इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करने लग गया, क्योंकि हिंदुस्तान अरब दुनिया के नज़दीक भी है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की भारत में है
और भारत से जितनी मुसलमानों की या अदरवाइज नॉन मुस्लिम्स की भी जो वर्क फोर्स मिडिल ईस्ट में जाती है वो बहुत बड़ी तादाद में है। अगर आप भारत की बात करें तो जितनी भी वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो भारत से हैं, और जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, लेबर वाली जो जॉब्स हैं, वो भी भारत के पास हैं और पाकिस्तान के पास हैं। तो भारत की अगर बात करें तो पढ़ाई लिखाई और इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल स्पेस में हमारा काफ़ी बड़ा योगदान है। वहीं लेबर के तौर पर भी हमारा योगदान अच्छा खासा है। और एक तरीके से भारत अरब का एक नेचुरल एलाई है। वो इस बात को समझने लगे हैं। उनको ये पता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का कोई फ़ायदा नहीं है, और भारत के साथ दोस्ती करेंगे तो जो इज़राइल का जो हमें खौफ था वो कम होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत, इज़राइल, अमेरिका ये एक नए सिचुएशन में उभरे हैं। अब एक I2U2 करके भी एक संगठन तैयार हुआ है। इसको कई लोग क्वाड कहते हैं। क्वाड जैसे ईस्टर्न साइड में चाइना के खिलाफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ये कॉपरेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए। उसी तरीके से ये कहा जाता है कि I2U2 इनके इज़राइल, इंडिया, USA और UAE, इन 4 मुल्कों का ये संगठन है जो चाइना को काउंटर कर रहा है। साथ में इसमें ट्रेड है, कल्चर है, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब हम ये बात करते हैं तो UAE इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के दृष्टिकोण से पिविट माने ध्रुव है, और इसके चारों तरफ भारत की जियो इकोनॉमिक्स घूमती है। हमने पिछले साल उनके साथ बात करी थी कि हम $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे। 100 बिलियन का नहीं हुआ, लेकिन $85 बिलियन का हमारे और UAE के बीच में ट्रेड हुआ है। इसको कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के हिसाब से देखिए कि सऊदी अरेबिया ने 1 बिलियन दे दिया, UAE ने 2 दे दिए, या वाइस वर्सा, और IMF ने 3 दे दिए। तो आप 3, 4, 5, 6 या 7 जितने भी बिलियन इनको मिल गए, इतनी मिन्नतें, इतने हाथ जोड़ने के बाद, और आई एम वेरी श्योर हिंदुस्तान जैसे मुल्कों ने भी कहा होगा यार इनको दे दो, नहीं तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इनफैक्ट हमने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखने के लिए, बचाने के लिए इन मुल्कों को कहा यार तुम दे दो यार, तो उन्होंने दे दिए। आई एम वेरी श्योर, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें भी तो खतरा है यार, अगर पड़ोस में इतनी भूखमरी और नंगाई होगी तो उससे हमारे ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो थोड़े से दे दो जिससे कि इनका पेट भरा रहे और ये अपने आपस में ही जूझते रहें। तो शायद ऐसा हुआ होगा, दैट आई एम नॉट श्योर। अगर इस 3, 4 बिलियन, 5 मिलियन या 10 बिलियन जितने भी हैं, वैसे इतने हैं नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं है, इन सबको जोड़ लीजिए और UAE और भारत के बीच में ट्रेड की बात कर लीजिए, उसका आंकड़ा जोड़ लीजिए, तो एक साल के अंदर हमने $85 बिलियन का ट्रेड किया है, और ये आने वाले समय में बढ़ने जा रहा है। कश्मीर के अंदर इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है और इससे पूरी डायनेमिक्स बदली हो जा रही है। तो अभी आप समझ रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स जो मैंने कही थी, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स खेल रहा था। आतंकवाद, मज़हब के नाम पे लोगों को उकसाया। नेचुरली मज़हब की बात करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है। और पाकिस्तान ने ऐसे किया, मज़हब का नाम लिया, मज़हब के नाम पे लोग उठ खड़े हुए, उसके बाद में उनको कैप्चर कर लिया, उनको स्लेव बना लिया। कैसे? अपना गन कल्चर वहाँ पर भेज दिया, अपने आदमी भेज दिए। और जब आपके हाथ में बंदूक हो तो आप जानते हैं कई हजार लोग आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि हर एक को ज़िंदगी प्यारी है। तो यही काम इन्होंने कश्मीर में किया, लेकिन अब चेंज हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स, जैसा अरुण जेटली ने 2014 में कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि अब जमाना जियो पॉलिटिक्स का नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का है। तो अगर पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स खेल कर प्रॉक्सी वॉर में शिकस्त पाई है, खाई है, तो अब भारत इसी पूरे खेल को जीतने जा रहा है जियो इकोनॉमिक्स के जरिए। रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, उसके अंदर अरबी पैसा लगेगा। अरब वाले लोग
वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान किसी भी हालत में अपने आतंकवादी भेजकर वहाँ का माहौल ख़राब नहीं कर पाएगा। तो जब मोदी साहब बार बार यूएई जाते हैं, जहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल गया, वहाँ पे हिंदुस्तान का मंदिर भी बन गया, गुरुद्वारा भी बना हुआ है और उस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है, यूएई के भी लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सब कार्रवाई हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, स्ट्रेटजी है। इसी चीज़ को मैंने प्रयास किया कि मैं आपको ये समझाऊं। थोड़ा शायद एलैबोरेट और डिटेलिंग थोड़ी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन नेवरदलेस आई एम श्योर आप इसको समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ काइंडली अपने दोस्तों में, यारों में, मित्रों में शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद।